प्रिय छात्रों, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विगत 4 क्लास से आर्थिक शब्दावली इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी पर अध्ययन कर रहे थे और उसमें बहुत सारे अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्दावलियों का टर्मिनोलॉजियों का हम लोगों ने अध्ययन किया। चूँकि शब्दावली अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा ये अधिक क्लास चल रहा है। तो जो बाकी बचे हुए शब्दावली या टर्मिनोलॉजी थे उसको आज की क्लास में देखेंगे। उसमें आज में जो पहला है वह है व्यक्तिगत ऋण। जो आज के क्लास में पहला टर्मिनोलॉजी हम उठा रहे हैं वो क्या है? व्यक्तिगत ऋण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे पर्सनल लोन। क्या बोलेंगे? पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो वास्तव में एक उपभोक्ता और बैंक के मध्य जो धन का लेन देन होता है कर्ज के रूप में, उसके लिए हम लोग पर्सनल लोन या व्यक्तिगत ऋण का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो बैंक का उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, इस कंज्यूमर के द्वारा जब उपभोग की वस्तु जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स पे आएगा कैसे? जैसे फ्रिज, कार, बाइक, इस तरह का जो टिकाऊ वस्तु होता है, ठीक है, ड्यूरेबल जो होगा, तो ऐसे वस्तुओं के लिए जो बैंक ऋण देती है, और ऐसे बैंक ऋण को किश्तों में चुकाया जाता है। साथ ही साथ जो उपभोक्ता होता है उसकी एक नियमित आय होती है, एक रेगुलर इनकम होगा। तो ये सारी चीजें फिक्स होगा, तो ऐसे ही बैंक ऋण को हम लोग बोलेंगे व्यक्तिगत या पर्सनल लोन। व्यक्तिगत ऋण या इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल लोन। ठीक है, तो एक छोटी सी पदावली है पर्सनल लोन यानी व्यक्तिगत ऋण। होता क्या है कि कोई भी बैंक है उसमें कंज्यूमर होता है, तो उस कंज्यूमर को अगर कोई उपभोक्ता की वस्तुएं आवश्यकता है और उसके लिए उसके पास धन नहीं है, तो यहाँ पर उपभोक्ता की वस्तुओं में कैटेगराइजेशंस है, वर्गीकरण है। उपभोग की वस्तुएं दाल चावल भी है, सब्जी भी है, और कार और गाड़ियां भी हैं, और फ्रिज भी हैं। तो वो सारे उपभोग वस्तु के लिए नहीं देगी लोन, बल्कि वो ऐसी वस्तु के लिए जो टिकाऊ हो, जो ड्यूरेबल हो। अर्थात फ्रिज आपको खरीदनी है, कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, तो इन सभी वस्तुओं पर आपको बैंक से लोन मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास जो ये टिकाऊ वस्तुएं हैं उसको एक मुश्त लेने की सलाहियत नहीं है, योग्यता नहीं है। यानी एक ही बार में आप इतना पैसा नहीं है कि आप कार ले सकते हो।
तो ऐसी परिस्थिति में बैंक आपको इन टिकाऊ वस्तुओं को खरीदने के लिए ऋण देती है, और जब ऋण देती है तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखती है, तभी वो ऋण देगी। पहला चीज कि आपकी आय जो है, इनकम नियमित हो, रेगुलर हो, यानी हर महीने जो है आपकी आय हो रही हो, और दूसरा कि आप इसका भुगतान किस्तों में करेंगे। तो अगर ये दो शर्तें पूरी होती है तो बैंक आपको ऋण दे देता है, और वही ऋण आपको व्यक्तिगत ऋण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो सर्विस वाले लोग होते हैं, आप सुनते हो उनको बड़ा आराम से लोन मिल जाता है। तो सर्विस वाले लोगों को लोन क्यों मिल जाता है? क्योंकि उनके अकाउंट में प्रति माह एक निश्चित राशि हमेशा आती रहती है कि 50,000 रुपये आ रही है, 60,000 आ रही है, 1 लाख आ रही है। तो बैंक एश्योर्ड होता है कि इस व्यक्ति की आय निश्चित है, फिक्स है, और ऐसी परिस्थिति में इससे अगर ये शर्त हम लगा देते हैं कि आप हर महीने अपनी आय में से 5,000 रुपया हमें देते जाएंगे, तो इस पर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा, दे देगा, और उससे हम जो इसको ऋण देंगे उसकी वसूली हमें आराम से हो जाएगी। कोई नौकरी पेशा वाला नहीं है, बिजनेस करता है, तो उसका रिटर्न देखता है बैंक कि वर्ष में कितना रिटर्न भरता है इनकम टैक्स में, या बैंक से लेन देन कैसा है इसका, हर महीने कितना जमा करता है, कितना निकालता है, कितना एफडी इसके पास है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको अगर अपने धनराशि को रिटर्न होने का उम्मीद हो जाती है, तो भी जो है ऐसे व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी में नहीं है, बैंक लोन दे देती है इन सारी वस्तुओं को। संक्षेप में छात्रों, बैंक सिर्फ ये देखती है कि जिस व्यक्ति को हम पर्सनल लोन दे रहे हैं उस व्यक्ति के वापस करने की कैपेसिटी है कि नहीं, उसकी आय एक निश्चित आय है कि नहीं, कि हम दिए गए राशि को वसूल कर पाए। अगर ये दोनों चीजें जो है वो बैंक को यकीन हो जाता है, तो बैंक टिकाऊ वस्तु के लिए किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत लोन, पर्सनल लोन दे सकती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए दूसरा जो है एक टॉपिक है कर, उपकर और अधिभार। कर, दूसरा है उपकर और अधिभार। और अधिभार यानी इसको इंग्लिश से बोलेंगे टैक्स, सेस, और सरचार्ज। ये सभी नाम आप सुनते होंगे आमतौर से टैक्सेशंस के मामले में कि ये तीनों क्या है, तीनों अलग अलग चीज है। देखिए ये सम्मिलित रूप से ये जितने हैं, ये सभी, पहली बात ये है, ये कर की श्रेणी में आते हैं, यानी टैक्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना? परंतु तीनों में भिन्नता है। तीनों में क्या है? भिन्नता। अब उस भिन्नता को समझ जाइए तो सारे अंतरास्पद, जो जहां तक कर का प्रश्न है यानी टैक्स का, ये बिना उद्देश्य एवं
बिना सेवा प्रदान करने हेतु लगाया जाता है। ये तो टैक्स का हो गया। लेकिन यदि उपकर या अधिभार की बात करें, उपकर और अधिभार सरचार्ज की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें जो मामला बनता है कि दोनों का दोनों जो है वो किसी उद्देश्य और सेवा प्रदान करने हेतु लगाया जाता है। लेकिन इन दोनों में भी अंतर है कि उपकर जो लगाया जाएगा वो मूल कर के आधार पर लगाया जाएगा। ठीक है। और अधिभार जो लगाया जाएगा वो मूल कर के ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है। यहां पर मूल कर का ऊपर क्या हुआ, और ये दूसरी बात यह है कि प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाएगा। और ये जो है वो अप्रत्यक्ष कर पर लगाया जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी है कर, उपकर, अधिभार। कर को इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, उपकर को इंग्लिश में सेस बोलते हैं, और अधिभार को इंग्लिश में सरचार्ज बोलेंगे। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर देखिए तो तीनों का तीनों टैक्स है ऊपरी तौर पर। लेकिन इन तीनों में डिफरेंसेस है, भिन्नता है। और डिफरेंस क्या है वो हम लोग ऐसे समझेंगे कि टैक्स जो होता है वो बिना सर्विस के, बिना सेवा दिए हुए सरकार आपसे वसूल करती है। टैक्स जो सरकार आपसे लेती है उसके बदले में कोई रिटर्न नहीं देती है। आप सरकार को टैक्स सिर्फ इसलिए देते हैं कि उससे सरकार का जो काम होता है वो चले। सरकार कोई इंडस्ट्री नहीं है, सरकार का कोई आय नहीं होता है। सरकार जनता से उगाहे गए राजस्व से ही देश को संचालित करता है या देश के कामों को करता है। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट होगी, कोई भी सरकार होगी तो अपनी जनता पर कर को लगाएगी, टैक्स लगाएगी, ताकि वो सरकार को स्मूथली चला सके। तो इसलिए टैक्स पर कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है टैक्स पेई को। जो टैक्स देता है वो ये नहीं दावा कर सकता कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं, हमको कोई चीज वापस दीजिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो सेस या सरचार्ज होता है या उपकर या अधिभार होता है, ये इसका उद्देश्य फिक्स होता है और साथ ही साथ जो लगाया जाता है उससे कुछ लाभ दिया जाता है। सेवा प्रदान करने के लिए जो कर लगाए जाते हैं उसको हम लोग सेस या अधिभार के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि आपके गया शहर में
पितृपक्ष का अवसर आता है, तो उस समय आप कोई भी गाड़ी लेकर के आते हैं या बाहर से ट्रेन से आते हैं, तो उस पर जो है सरचार्ज लगा दिया जाता है। किस लिए भाई? कि जो पब्लिक आती है, पिलग्रिमेज आते हैं, तो उनको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे पानी का, स्वास्थ्य का या सुरक्षा का। तो इन सभी में प्रशासन को खर्च होता है, तो कोई एक निजी व्यक्ति ये सब काम नहीं कर सकता है, तो प्रशासन उस पर सरचार्ज लगा देती है। उस समय आप देखते होंगे रेलवे का टिकट जो लेते होंगे उसमें 5 रुपये अलग से सरचार्ज रहता है पितृपक्ष, क्योंकि उसमें सेवा सर्विसेज दी जाती है। तो इस प्रकार से उपकर और अधिभार ऐसा है जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए और उसमें जनता को सेवा देने के लिए टैक्स लगाया जाता है, तो वो टैक्स जो है उपकर या अधिभार कहलाता है। लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस है कि उपकर जब भी लगेगा तो मूल कर के आधार पर लगेगा। जैसे मेन टैक्स है, कोई चीज हम लगाए हैं टैक्स जनता से उगाही के लिए, तो उसके बेस पर ही लगा दिया जाएगा, अलग से आपको देना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई टैक्स है, उस पर एजुकेशन के लिए 4% लगा दिया गया, कि वो 4% जो हम लगा रहे हैं अमुक टैक्स पर, तो उसकी वसूली जब होगी तो जनता को ये नहीं पता चलेगा कि हम जो है वो और 4% अलग दे रहे हैं, बल्कि वो बढ़े हुए दर पर मानेगा, और जब वो टैक्स वसूली होगा तो उसमें से 4% निकाल करके एजुकेशन में दे दिया जाएगा। यानी एक प्रकार से आधार में फिक्स हो जाता है। वो आधार में क्या होता है? फिक्स, मूल कर में फिक्स हो जाता है हमेशा के लिए। लेकिन अधिभार क्या होता है कि मूल कर के ऊपर होता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स में लगेगा उपकर, और जो अधिभार होगा, सरचार्ज होगा, वो डायरेक्ट टैक्स में लगेगा। जैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? तो इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में किसी उद्देश्य के लिए अगर आप टैक्स लगा देते हैं तो उसको हम लोग अधिभार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिभार, सरचार्ज। लेकिन यदि इनडायरेक्ट टैक्स में किसी उद्देश्य के लिए आप टैक्स लगा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपकर या सेस बोलेंगे। बात समझ में आई? तो यही मूलभूत दोनों में अंतर है। दोनों किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, और उद्देश्य के लिए पैसा कलेक्ट हो गया तो फिर इसका उस मद में ट्रांसफर हो जाता है पैसा, जिस मद के लिए हमने लगाया था उस पर। जैसे पितृपक्ष में लगाया, तो लगाने के बाद क्या हुआ कि जब पैसा कलेक्शन हुआ तो कलेक्टर के यहाँ चला गया कि लीजिए इतना पैसा इस सरचार्ज से आया है, आप इसका पितृपक्ष के अन्य इंतजामात को कर सकते हो। तो इस तरीके से छात्रों कर और अधिभार और उपकर में डिफरेंसेस आपको करके चलना है। क्लियर? अब देखिए आगे दूसरा जो है, सात पर यह लेटर ऑफ क्रेडिट। सात पत्र या लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है, साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये वास्तव में आयात निर्यात में उपयोगी है। कैसे? कि ये जो साख पत्र है वह किसी बैंक द्वारा
किसी व्यक्ति या समूह को एक पत्र जारी किया जाता है। करता है, और ये पत्र क्या होता है, एक प्रकार की गारंटी होती है। किस चीज की गारंटी होती है? तो बिलों के भुगतान की गारंटी होती है। बिलों के भुगतान की गारंटी होती है। तो इस प्रकार से ये जो साख पत्र होता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में ये सहायक होता है। ठीक है। तो एक्चुअली में साख पत्र का मतलब तो है ही है कि इसका मतलब लेटर हुआ, और साख का मतलब हुआ कि क्रेडिट, अर्थात कि पैसा हमारे पास है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, साख का मतलब क्या होता है कि पैसा हमारे पास है। आप ऐसा नहीं समझिए कि पैसा नहीं है, और इस ग्राउंड पे आप हमसे व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक्चुअली में साख पत्र एक संस्था जो बैंक होती है वो उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो उस बैंक द्वारा जो जारी किया जाता है, किसी बैंक के द्वारा, तो किसको, इंडिविजुअल व्यक्ति को भी जारी किया जाएगा, और या व्यक्तियों के समूह को भी, यानी कोई कंपनी बनाए हुए होगा व्यक्ति मिलकर के, तो उसको भी जारी किया जाता है। तो ये एक्चुअली में साख पत्र होता क्या है, तो एक लेटर होता है, कोई पैसा वैसा नहीं होता है, बल्कि एक लेटर होता है जिसमें गारंटी ली जाती है कि ये व्यक्ति आपसे जितना भी चेक आपको दे, या जितना भी चीज के लिए आपको बोले कि हम पैसा भविष्य में दे देंगे, तो उसकी गारंटी हम लेते हैं कि इसके द्वारा दी गई जो राशि है, जो चेक बुक पे या अन्य प्रपत्र पे लिख करके दिया गया है, तो उसका भुगतान हम करेंगे। अब इससे होता क्या है कि किसी व्यक्ति समूह के बैंक खाते में जो है धन नहीं है, तो क्या हो सकता है कि उसका चेक बाउंस हो सकता है, जिसको जारी किया गया उसको पैसा नहीं मिल सकता है। लेकिन जब उसके साथ लेटर ऑफ क्रेडिट लगा रहेगा, तो फिर बैंक बाध्य है कि अमुक व्यक्ति के खाता में पैसा हो या नहीं हो, वो चेक जिसके नाम से जारी किया गया है, प्राप्तकर्ता उस बैंक से उस राशि को प्राप्त कर लेगा। तो ये चीज आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है एग्जिम में, यानी आयात निर्यात में होता है। तो जो लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो उनके पास साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, या बैंक जारी करता है उनको कि आप ये लेटर ऑफ क्रेडिट लीजिए और इंटरनेशनल लेवल पे अपना व्यापार कीजिए, हम आपके सारे जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं। तो संक्षेप में छात्रों, यदि कोई बैंक किसी व्यक्ति को क्रेडिट ऑफ लेटर प्रदान कर देता है, तो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में काफ़ी सक्षम हो जाता है, और उसकी साख इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी मजबूत हो जाती है। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं हम लोग साख पत्र, ये लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखिए, अगला जो टर्मिनोलॉजी हम उठा रहे हैं वो है कि यूरो निर्गम।
यूरो इशू आमतौर पे शब्द ऐसा है कि अगर इसको आप नहीं पढ़िएगा तो आप उसको यूरोपीय यूनियन से इंटरलिंक कर दीजिएगा। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत होगा, इसीलिए हम इस टर्मिनोलॉजी को पढ़ाना चाहते हैं ताकि आप ऐसा गलती ना करें। वास्तव में छात्रों, जहां तक यूरो निर्गम का प्रश्न है तो इसमें भारत सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन तीनों में से कोई भी यदि भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजार में निर्गम जारी करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं इशू, जारी करने का अधिकार दे देती है, तो यही निर्गम जो है वो यूरो निर्गम कहलाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, यूरो निर्गम समझने के लिए निर्गम को यानी इशू को समझिए कि इशू होता क्या है। तो कोई भी कंपनी व्यक्ति खोलता है तो उसमें बहुत धन की आवश्यकता होती है जो उसके पास होता नहीं है। तब वो करता है क्या कि बड़ी कंपनी खोलने के लिए बाजार से पैसा उधार लेता है। तो बाजार से पैसा उधार लेने के बहुत सारे तरीके हैं, बैंक से लोन ले, सरकार से लोन ले, लेकिन एक तरीका यह भी है कि जनता से लोन ले। तो जनता से कोई कंपनी कैसे लोन लेगी? तो इसके लिए एक नियम है। नियम क्या है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी कहा जाता है, वहां इस तरीके के नियमबद्ध होकर के कंपनी को सूचीबद्ध होना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो सेबी में जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उस कंपनी को अधिकार हो जाता है कि अब वो जनता से धन की उगाही करे। तो फिर जनता से धन की उगाही कैसे करेगा? मांगता चलेगा? तो नहीं, वो अपना इशू यानी निर्गम जारी करेगा, जिसको आप ठेठ भाषा में कहिए तो ऋण पत्र कह सकते हैं या शेयर कह सकते हैं, शेयर पत्र, जिससे शेयर बाजार में खरीद बिक्री होती है। तो जो इशू जारी करता है, जो निर्गम जारी करता है, उसको क्या बोलते हैं? शेयर या ऋण पत्र। ठीक है, तो ये दो तरीके का होता है। एक 10 रुपये का होता है, दूसरा 100 रुपये का होता है। अधिकांश जो होता है 10 रुपये का होता है। तो व्यक्ति, तो ये कैसा होता है? पेपर में ऐड निकालेगा वो कंपनी, आप फार्म भर के भेजिएगा, पैसा भेज दीजिएगा वहाँ, तो आपको शेयर का एक पत्र जो है दे देगा कि आप इतने शेयर के मालिक हो गए इस कंपनी के। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर करने का कंपनी को अधिकार है और सेबी जो है इसको परमिशन देती है या रेगुलेट करती है। यदि यही चीज यानी इशू जारी करने का अधिकार इस किसी भी भारतीय कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी बाजार में मिल जाए
यानी अब विदेश में जो है वो कंपनी जो है वो बाहर के लोगों को अपने कंपनी में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर सकती है। तो ये जो अधिकार निर्गम जारी करने का दे दिया गया, किसके द्वारा? भारत सरकार, आरबीआई और सेबी के द्वारा। तो ऐसा निर्गम ही यूरो निर्गम कहलाएगा। तो यूरो निर्गम का अर्थ ये कभी मत लगा लीजिएगा कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा जारी किया गया निर्गम। यूरो निर्गम का अर्थ ये होगा कि भारतीय कंपनी को आरबीआई, भारत सरकार और सेबी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्गम जारी करने का जो अधिकार दे दिया जाता है, तो वही भारतीय कंपनी का निर्गम यूरो निर्गम या यूरो इशू कहलाता है। एनी कंफ्यूजन? अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। एक और है यूरो स्टार। क्या है? यूरो स्टार। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। और हम हर वो टर्मिनोलॉजी उठा रहे हैं जो जिसमें आपको संदेह हो, गलत कर सकते हैं, इसमें भी गलत कर सकते हैं। यूरो स्टार क्या है कि इंग्लैंड और फ्रांस जो दो देश हैं, इंग्लैंड और फ्रांस, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इनके मध्य समुद्र के नीचे जो है वो रेलगाड़ी चलाई जा रही है। क्या चीज? रेलगाड़ी चलाई जा रही है। तो इसी रेलगाड़ी का नामकरण यूरो स्टार। मतलब समझे? जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल क्या है? एक जल संधि है, एक स्ट्रेट है, जो किन दो देशों के बीच में है? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो इसमें ऊपर में जहाज चला करती थी। अब क्या है कि समुद्र के अंदर से रास्ता बनाया गया है और उस रास्ते में ट्रेनें चला करती हैं। तो वो जो ट्रेन है ना, जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में समुद्र के अंदर से चलती है, उसी ट्रेन को हम लोग यूरो स्टार के नाम से जानते हैं। बात समझ गई? तो इसको आप लोग नोट कीजिए, तब फिर आगे बढ़ेंगे। कितना था? 5 न था? 6 था? 6 होगा ना। अब एक अगला है निर्देशित लोकतंत्र। निर्देशित लोकतंत्र इंग्लिश बोले गाइडेड डेमोक्रेसी। ठीक है। अब ये क्या है उसको थोड़ा समझा जाए। तो ये इंडोनेशिया में 1957 और एक नाम है डॉक्टर सुकर्णो। डॉक्टर सुकर्णो इनके द्वारा प्रतिपादित यानी प्रोपोज्ड एक सिद्धांत या कह लीजिए
लोकतांत्रिक सिद्धांत है लोकतांत्रिक सिद्धांत है, या कह सकते हैं या में कि लोकतांत्रिक रूप है। ठीक है, लोकतांत्रिक रूप है। और ये जो लोकतांत्रिक सिद्धांत या जो लोकतांत्रिक रूप है, ये विकासशील या अल्प विकसित, विकासशील या अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। देश हेतु अनिवार्य है। ठीक है, और इसमें जो निर्णय लेने की शक्ति होती है वो एक समूह में होती है। अब इसको आपको समझना हो कि निर्देशित लोकतंत्र या जिसको इंग्लिश में बोलेंगे गाइडेड डेमोक्रेसी क्या है। तो सबसे पहले ये एक सिद्धांत है, ये एक थ्योरी है। इस सिद्धांत को, इस थ्योरीज को दिया था किसने? तो इंडोनेशिया में 1957 में वहां के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सुकर्नो, उनके द्वारा दिया गया ये नाम है। अब इनका क्या कहना था कि देखिए साहब, जो लोकतंत्र का जो रूप है वो विकसित देशों में तो सफल हो रहा है, लेकिन जो अल्प विकसित देश है या विकासशील देश है उसमें लोकतंत्र सफल नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए कि अनिवार्य है कि वहां की जनता शिक्षित हो। यहां पर शिक्षित का अर्थ यह है कि वो शासन व्यवस्था के बारे में जानती हो या शासन के प्रति जागरूक हो। तो जो अल्प विकसित देश है, ये विकासशील देश है, उसमें बेरोजगारी और निर्धनता इतना पाई जाती है कि वहां के लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती, और नतीजा के तौर पर उनके वोट को खरीद करके कोई भी व्यक्ति अनुचित लाभ उठाता है। अनुचित लाभ का अर्थ क्या है कि वोट से अपने आप को एमपी, एमएलए या सत्ताधारी वर्ग बना लिया और उसके बाद जो है वो एक्सप्लॉयटेशंस करता है या गलत नीतियों का निर्माण करता है। तो डॉक्टर सुकर्नो ने कहा कि ऐसे देश जो अल्प विकसित हैं, विकासशील हैं, वहाँ जो निर्णय लेने की कैपेसिटी हो, वो निर्णय लेने की कैपेसिटी सबों को नहीं बल्कि एक समूह को हो। वो समूह शिक्षित हो, सजग हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो। हाँ, जनता की भागीदारी होगी, जनता को विचार विमर्श के लिए बुलाया जाएगा, मतलब पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट में जनता के प्रतिनिधि होंगे। लेकिन आमतौर पे जो लोकतंत्र की विशेषता होती है कि बहुमत के आधार पे बातों को पास कर करके ही संसद काम करती है, वैसा गाइडेड डेमोक्रेसी में नहीं होगा। जनता की बात सुनी जाएगी, यानी जनता के प्रतिनिधियों की, लेकिन निर्णय लेने का जो सलाहियत होगा वो एक सीमित वर्ग में होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोकतंत्र का स्वरूप उभर के सामने आएगा उसी को हम लोग निर्देशित लोकतंत्र या इंग्लिश में गाइडेड डेमोक्रेसी कहेंगे। क्योंकि आम जन को वो योग्यता प्राप्त नहीं है कि वो अपने ऊपर शासन कर सके या लोकतंत्र में सहभागी बन सके। जैसे उदाहरण के लिए अभी वर्तमान समय में अपने ही देश के स्थिति को देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे एमएलएस एंड एमपीज आपको मिलेंगे
जिनको शासन के कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि सारा ऑथोरिटी उन्हीं के हाथ में चला गया है। तो फिर वो शासन करेंगे कैसे? आप कहेंगे सर आईएएस अफसर होते ना हैं, वो उनको बताते हैं। तो यहीं पर बात उभर के सामने आती है कि जब वो पूरी तरीके से अशिक्षित है, जानकार नहीं है और उनके हाथ में सत्ता है, तो इसका मतलब यह कि आईएएस अफसर को तो द्वारा वो मिसगाइड भी हो सकते हैं। आईएएस अफसर उनके साथ गलत तरीके से काम भी ले सकता है। तो इस तरीके से जो योग्यता होनी चाहिए शासन की, वो लोकतंत्र में शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण बहुत सारे अयोग्य लोग चुन करके चले आते हैं। और ये आमतौर पे विकासशील या अल्प विकसित देशों में ज्यादा होता है। तो इस कमी को रोकने के लिए कि नहीं, लोकतंत्र में निर्णय स्वच्छ लिए जाए, मजबूत लिए जाए, तो सुकर्णो ने ये गाइडेड डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल दिया, जिसमें कहा कि जनता के प्रतिनिधि आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निर्णय लेने की जो सलाहियत अधिकार दिया गया था वो उनको नहीं दिया जाए। निर्णय लेने के लिए उन्हीं में से एक बोर्ड बनाया जाए जो काफी योग्य हो, सक्षम हो, और निर्णय वो बोर्ड ले। बात समझ में आई? तो ये उनका एक प्रयास था जो विकासशील देशों या अल्प विकसित देशों को विकसित बनाने में एक पथ प्रदर्शक का काम करता था, और इसीलिए उन्होंने इस सिद्धांत को जन्म दिया। अब देखिए, अगला है बेवरीज वक्र। बेवरीज वक्र बेवरीज कर्व, ये भी एक अर्थव्यवस्था का टर्मिनोलॉजी है। इसमें क्या है साहब? तो इसमें यह है कि किसी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में रोजगार और बेरोजगारी के मध्य एक तुलनात्मक संबंध होता है। आइए, तुलनात्मक संबंध क्या होता है? तो विलोम का होता है। विलोम का मतलब उल्टा, अर्थात अगर रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा साहब? बेरोजगारी घटेगी? नहीं, बेरोजगारी क्या होगी? घटेगी। और ठीक इसका उल्टा, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा? बेरोजगारी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? रोजगार घटेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ना कि दोनों में क्या है? एक विलोम संबंध है, इसको रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो ये वाला रहता है, ये रोजगार का रहता है, ऊपर वाला क्षैतिज, और नीचे में जो रहेगा वो बेरोजगारी का रहेगा। और ये इस ढंग से जो है वो चलता है। ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा।
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि बेवरीज एक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले ये सिद्धांत दिया था। तो इसी को जो देख रहे हैं कर्व है, तो इसी को हम लोग बेवरीज वक्र के नाम से, ये बेवरीज कर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। एक गणितीय सिद्धांत है जिसको स्टैटिकल्स थ्योरीज बोलते हैं। तो उसको स्टैटिक्स में ग्राफ में बना कर करके आप इसको दिखलाते हैं, तो उससे पता चल जाता है किसी देश में या किसी क्षेत्र में कितने रोजगार के अवसर हैं और कितनी बेरोजगारी पाई जाती है। तो जब रोजगार के अवसर अधिक होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बेरोजगारी कम होगी, नहीं? तो उसी को हम लोग बेवरीज वक्र, ये बेवरीज कर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद अगला है पे एज यू गो प्रणाली। पे एज यू गो प्रणाली। देखिए ये क्या है, इसमें इस टर्मिनोलॉजी में क्या हम लोग देखेंगे कि जो कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ा हुआ ये पदावली, जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, सबको पेंशन मिलता है, तो उससे जुड़ी हुई ये पदावली है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं तो पेंशन उन्हीं को मिलेगा। जो रिटायर्ड होते हैं एम्प्लॉय, तो इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जो पेंशन का भुगतान होगा, पेंशन का भुगतान जो होगा, यह भुगतान वर्तमान के जो नियोजित कर्मचारी हैं, वर्तमान में जो नियोजित कर्मचारी हैं, इनके द्वारा दिए गए अंशदान से होगा। मतलब समझे, पे एज यू गो प्रणाली ये पेंशन व्यवस्था से जुड़ी हुई प्रणाली है। जो सरकारी नौकरियों में पेंशन मिलता है या निजी क्षेत्र भी पेंशन देना चाहे तो वो भी अपने अंदर इस प्रणाली को लागू कर सकता है। तो आम तौर पे साहब जो पेंशन देने का सिस्टम है वो ये कि इसके लिए एक फंड बनाया जाता है, प्रोविडेंट फंड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस फंड में जब आदमी नौकरी कर रहा होता है तो उसकी सैलरी में से ही कुछ राशि वो वहाँ जमा होता रहता है। उसमें कुछ अंश सरकार भी अपना जमा करती है। जैसे मान लिया उसकी राशि का 6% जमा होना है प्रोविडेंट फंड में, ताकि रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिल सके। तो इसमें से है कि भाई 1.5% उसके वेतन से कटेगा और 4% सरकार दे देगी, या 2% उसके वेतन से कट पर 4% सरकार दे देगी। और इस ढंग से उसकी राशि जिस दिन से नौकरी लगी है उसी दिन से छोटी राशि उसके प्रोविडेंट फंड में जमा होता रहता है। और जब वो व्यक्ति रिटायर कर जाता है तो उसी की राशि पेंशन के रूप में उसको वापस की जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट है भारत में, भारत सरकार के अधीन या बिहार सरकार के अधीन या राज्य सरकारों के अधीन, तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट जमा हो गया प्रोविडेंट फंड में। तो सरकार ने उसको यूज करने की सोची तो यूज कर लिया। अब प्रोविडेंट फंड तो पैसा है नहीं,
तो फिर जो लोग रिटायर करके बैठ चुके हैं उनका पैसा कहां से मिलेगा? उनके द्वारा जमा की गई राशि तो सरकार ने खर्च कर दिया, कहीं निवेशित कर दिया। तो उसके लिए सरकार ने पे एज यू गो थ्रो प्रणाली का इस्तेमाल किया, जिसमें नियम बना दिया कि ठीक है, खत्म हो गया, जो वर्तमान लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपना अंशदान देंगे ना, तो उनके वर्तमान जो नौकरी कर रहे हैं, जो नियोजित कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो अंशदान दिया जाएगा, उस अंशदान का इस्तेमाल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन से किया जाएगा। यानी उनको पेंशन किससे दिया जाएगा? जो वर्तमान में कर्मचारी जो अपना अंशदान दे रहे हैं उससे। तो ये एक चैन चलता रहेगा कि जो वर्तमान का पेंशन देने कर्मचारी है, वो जो अपना अंशदान दे रहा है, वो अंशदान कन्वर्ट किस में चल जाएगा? जो रिटायर कर गया है उसको पेंशन देने में। एक प्रकार से कि ये पे एज यू गो प्रणाली के तहत जो पेंशन की राशि थी उसको सरकार ने अपना इस्तेमाल कर लिया, एक बड़ी ह्यूज राशि। अब देखिए एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशंस क्या है साहब? तो यदि कोई ऋण है, मैं ब्याज सहित भुगतान, ब्याज सहित भुगतान जो होता है, इसी को हम लोग एमोर्टाइजेशंस कहते हैं। ठीक है, मान लिया बैंक से आपने लोन लिया, तो लोन लिया तो वो उसका किस्त बांध देता है कि आपको ये लोन 20 किस्तों में जमा कर देना है। मान लिया 10,000 रुपया का आप लोन लिए, तो उसने कहा कि आप इसको 5 किस्त में जमा कर दीजिए। ठीक है, तो 5 किस्त में कितना पड़ेगा? तो 2,000 रुपया। तो बैंक ऐसे थोड़ी जमा करवाती है। 5 किस्त आप 2,500 का जमा कीजिए, तो लिए हैं आप कितना? 10,000, और 5 किस्त में आपसे राशि बैंक के पास कितना चला जाएगा? 15,000। तो इसका मतलब बैंक ने ये 5,000 का ये कमाया, लाभ कमाया। अब उसमें है कि आपके पास धनराशि हो गई, तो ये जो ब्याज बांधा है, ये ब्याज साल भर को दृष्टिगत रख करके बांधा है। आप अगर एक ही 2 महीना के अंदर जो है राशि जो है वापस कर रहे हैं, तो जो ब्याज है वो ब्याज की राशि कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो धन आपके द्वारा उधार लिया गया है, वो एक ही बार मैं ब्याज के साथ, ताकि आपका ब्याज की दर घट जाए, आप बैंक को मूल धन वापस कर देते हैं पूरा ब्याज के साथ। तो ये प्रोसेस जो है एमोर्टाइजेशंस कहलाता है। ठीक है, यानी एमोर्टाइजेशंस वर्ड अगर कहीं पर इस्तेमाल होगा तो आप सीधा सीधा बात समझ जाइए कि आप पूरी की पूरी राशि मैं ब्याज सहित एक बार वापस कर रहे हैं, समय से पूर्व ही। दूसरे शब्दों में, समय से पूर्व मैं ब्याज सहित मूलधन वापस जो बैंक को किया जाता है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशंस। क्लियर? उसके बाद मोरेटोरियम। मोरेटोरियम ये क्या है साहब? तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि यदि कानून बनाकर या कानून द्वारा एक किसी निश्चित अवधि तक ऋणों का भुगतान टाल दिया जाता है,
ऋणों का भुगतान टाल दिया जाता है तो ये जो अवधि होगा निश्चित अवधि, इसी निश्चित अवधि को क्या बोलेंगे? मोरेटोरियम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी कुछ वर्ष पहले यानी 1 वर्ष पहले जो माने 1 वर्ष तो नहीं बल्कि 2 वर्ष पहले जो 2019 में कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ था, तो क्या हुआ था? एक डिमांड हुआ था कि भाई जो लोग लोन लिए हुए हैं उनके लोन के भुगतान की अवधि को टाल दिया जाए, कि वो अब साल भर ये 6 महीना बाद वो राशि जो है वो जमा करेंगे। तो इसमें होगा क्या कि ब्याज उनका नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? ऐसे वो नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्याज बढ़ता चला जाएगा। और अगर मोरेटोरियम के द्वारा भुगतान को टाल दिया गया तो जहां पर जिस स्थिति में बैंक में उनका ब्याज की दर थी यानी जो राशि थी उतना ही राशि रहेगी, और जब आप देना शुरू कीजिएगा तो उसी राशि पर आप ब्याज सहित अपने ऋण का भुगतान आप करेंगे। दूसरा कि बैंक आपको तंग नहीं करेगी मोरेटोरियम हो जाने के बाद कि मेरा पैसा आप नहीं दे रहे हैं। बैंक पैसा वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस नहीं कर सकती है, ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। लेकिन ये अधिकार है किसको? तो सरकार को है, क्योंकि मोरेटोरियम के लिए कानून बनाना पड़ता है। क्लियर? तो ये था छात्रों आज के क्लास में 10 टर्मिनोलॉजी। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो 10 टर्मिनोलॉजी के साथ हम लोग फिर आगे की टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।